Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon to everyone. Good afternoon. ठीक है ना तो मैं कैसे लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड द थर्मल एक्सपेंशन है ना ये आपका Yes, कैलकुलेशन जो आपका जो चैप्टर होता है ना ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसी नाम से एनसीईआरटी में भी है। इसमें तीन ही टॉपिक होते हैं आपका एक तो आपका आ गया कैलरीमेट्री थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। तो आज हम थर्मल एक्सपेंशन ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन मैंने स्टार्ट किया था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो नॉर्मली जो थर्मल एक्सपेंशन है देखो अब जो थोड़ा सा आपका दो ट्रैक चल रहा है ना, तो आप पढ़ाई को भी उसी तरह से आप ऑर्गेनाइज करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्ट्रेटेजी बना के आपको पढ़ाई करना है ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है। जैसे आप इसमें डेज को डिवाइड कर दो है ना कि भाई आपकी दो चीजें चल रही है ना, एक तो चल रहा है आपका मैकेनिक्स, तो हमेशा दोनों चीजें पढ़ते रहनी पड़ेगी आपको। एक तो आपका चल रहा है मैकेनिक्स और दूसरा आपका चल रहा है हीट वाला बोर्ड। तो जैसे मैकेनिक्स नॉर्मली वीकडेज में चलता है, तो उसको वीकडेज में आप पढ़ो कि भाई इसके लिए आप डिसाइड कर लो कि मैं पढ़ूंगा वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे है ना, ये 3 दिन में मैकेनिक्स से पढ़ूं, ऐसा डिसाइड कर दिया आपने है ना। भाई ट्यूसडे के दिन मान लो क्लास हो रही है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मैकेनिक्स पढ़नी है और हीट वीकेंड्स पे हो रहा है, तो इसके लिए आप डिसाइड कर लो कि मैं इसको पढ़ूंगा सैटरडे है ना, संडे है ना, मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे जब तक ट्यूसडे में मॉर्निंग तक अगर आपको टाइम मिलता है हाँ, तो ये इस तरह से सैटरडे संडे आपको थोड़ा बिजी रहता है ना, इसलिए मैंने इसको 4 दिन दिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा कम टाइम मिल पाए, इधर तो टाइम ज्यादा मिले। वैसे ही आप ऑर्गेनाइज करना है, मतलब पीछे नहीं रहना है अभी तक। ऐसा नहीं कि आगे हम जाते जाएं और आप पीछे छूटते जाओ, ऐसा नहीं होना है, हमेशा अप टू डेट रहना। जैसे मैकेनिक्स में अगर आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है तो मॉड्यूल 1 आप भी कंप्लीट करो है ना। अगर हीट वाले में मैं कभी कंप्लीट कर लूंगा थर्मल प्रॉपर्टीज आप भी कंप्लीट करो है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज आपके एंड से भी क्या होना चाहिए, इसलिए आपका कंप्लीट हो चाहिए है ना। इस वीक मैंने अभी आपको कोई प्रैक्टिस शीट नहीं दी है, कल हो सकता है कैलोरीमेट्री की प्रैक्टिस शीट भी देना, तो आपको मैंने हमेशा बोला तीन ही चीज तो करनी है ना। पहली चीज हो गई बेसिकली आपकी मॉड्यूल कंप्लीट करो, एनसीईआरटी करो, प्रैक्टिस शीट करो। तीन बहुत है, तीन अगर आप ठीक से करते हो तो अच्छा खासा आपको उस टॉपिक पे कमांड है। तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आपको पढ़ोगे। वैसे इधर भी कुछ चलता रहेगा, इधर भी चलता रहेगा, तो डेज वाइज आप डिवाइड करते है ना। ऐसे सब सब्जेक्ट में करते, नॉट नेसेसरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी ऐसे कर लिया, मैथ्स में भी ऐसे कर लिया। तो दो ट्रैक में तो डेज को उस अकॉर्डिंग डिवाइड करके अपनी स्टडी को करो है ना। ये हम प्रोसेस में ध्यान, ठीक है। तो ये जस्ट हमने इसमें जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना था। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, लास्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है ना भाई। लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था, वी हैव स्टार्टेड द थर्मल एक्सपेंशन है ना। थर्मल एक्सपेंशन की बेसिक थ्योरी आपने पढ़ी है ना। ये थर्मल एक्सपेंशन जो थोड़ा सा ना टेक्निकल टॉपिक है, इसमें कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं अलग अलग। थर्मल एक्सपेंशन की जब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स में आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वही होता है दैट इज द करेक्शन इन है ना मेटालिक स्केल रीडिंग। करेक्शन इन मेटालिक स्केल रीडिंग, ये जो मेटल की स्केल होती है उसकी रीडिंग में आपको करेक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो करेक्ट रीडिंग किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देगी। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उसकी रीडिंग गलत होगी, तो उसकी रीडिंग को हम क्या करते हैं कि आपका करेक्ट करते हैं। तो करेक्शन इन यहाँ पे मेटालिक स्केल रीडिंग, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है डिस्कशन पॉइंट में कि बहुत ज्यादा आपको चीजें डिराइव वगैरह करनी है। जस्ट मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा, उसी को आपको अप्लाई करना है। पहली चीज आ गई करेक्शन इन मेटालिक स्केल रीडिंग। जो करेक्शन इन मेटालिक स्केल रीडिंग होता है ये जस्ट ये होता है कि AR इक्वल टू आपका हो जाएगा ऐसा। हाँ बोलो सर, ये एप्लीकेशंस हैं इसकी? एप्लीकेशंस है थर्मल एक्सपेंशंस को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में है ना। तो पहला जो हो गया करेक्शन इन मेटालिक स्केल रीडिंग,
तो जो आपका AR इज इक्वल टू जो होता है वो AR SR प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी है ना। इसमें AR जो होगा इसको हम बोलते हैं एक्चुअल रीडिंग है ना। ये AR जो होता है क्या होता है कि आपका एक्चुअल रीडिंग, और SR जो होता है दिस इज कॉल्ड एज ए स्केल रीडिंग। स्केल रीडिंग, आपका स्केल क्या रीड कर रहा है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रीड करने के लिए बना हुआ है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्केल एक्सपेंड कर जाएगा, तो जब एक्सपेंड कर जाएगा तो करेक्ट रीड नहीं करो, तो यहाँ पे आ जाएगा जो स्केल रीड कर रहा है लेकिन एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी है ना। तो अगर आपको स्केल रीडिंग पता है तो इस फॉर्मूले से हम एक्चुअल रीडिंग निकाल 1 प्लस अल्फा। ये स्केल का जो मटेरियल होगा उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, ये अल्फा को हम बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्केल मटेरियल। स्केल मटेरियल जिसका भी आपने स्केल बनाया है उस मटेरियल का क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा टी हम जानते हैं कि जितने से आपने टेंपरेचर में इंक्रीज या डिक्रीज किया। तो पहला जो डिस्कशन पॉइंट है दैट इज द करेक्शन इन मेटालिक स्केल रीडिंग। सेकंड हो गया कि करेक्शन इन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। सेकंड चीज जो हम पढ़ते हैं करेक्शन इन टाइम ऑफ पेंडुलम क्लॉक है ना। कि जो पेंडुलम क्लॉक है इसके टाइम में करेक्शन आपको करते रहना पड़ेगा। हम जानते हैं जो आपकी पेंडुलम क्लॉक कोई भी होती है वो पेंडुलम क्लॉक आप किस तरह से होती है, भाई एक आपका इस तरह से स्प्रिंग होगी, इस तरह से बॉब हैंग होगा है ना, और ये ऑसिलेट करता है, तो इससे आप टाइम मेजर करते हो है ना। भाई इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, जैसे कि आपका टाइम। तो आप जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक जो होता है ना, अगर हम बात करें बेसिकली आपका टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक ऑफ सिंपल पेंडुलम लिख लो आप यहाँ पे, सिंपल पेंडुलम है ना। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि भी अगर सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो उसका टाइम पीरियड आप जानते हो, इसके टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 2 पाई एन रूट ऑफ एल बाई, है ना। कि भाई इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 2 पाई एन रूट ऑफ एल बाई जी होता है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर ये किसी वायर के बना हुआ है मेटलिक वायर की, तो जब टेम्परेचर आप चेंज करोगे तो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे है ना, इस सिंबल्स हम यहाँ से इस तरह से लेट करेंगे कि पेंडुलम क्लॉक में जो ये बॉब लगा हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए सही हो। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं है ना, तो लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे इसी केस में है ना, तो आपको पता है लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम हो जाएगी तो उसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो मतलब जो आपका पेंडुलम क्लॉक है वो करेक्ट टाइम नहीं शो करेगा है ना, कि जो भी क्लॉक इस पेंडुलम के ऊपर बेस्ड होगी वो करेक्ट टाइम बेस्ड नहीं करेगी। तो आपको थोड़ा सा इसको करेक्ट करते रहना पड़ेगा। भाई कुछ ड्यूरेशन के बाद हम इसको क्या करेंगे कि आपका करेक्ट करते चलेंगे। भाई जैसे मैंने इसको 1 मंथ चलाया है ना, तो कुछ स्लो या फास्ट हो गई तो उतना से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट होता है कि कितने से टाइम यूज या गेन करती है। हम यहाँ पे सिंपल से एक वर्ड लिखते हैं कि टाइम लॉस्ट और गेन बाय पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक टाइम लॉस्ट और गेन बाय पेंडुलम क्लॉक इज हाफ अल्फा डेल्टा पर सेकंड। ये आपको है ना, सिंपल से ये स्टेटमेंट आप याद रखते हो कि टाइम लॉस्ट और गेन बाय द पेंडुलम क्लॉक इज हाफ अल्फा डेल्टा टी पर सेकंड है ना। पर सेकंड में इतना टाइम से ये तो फास्ट हो जाएगा ये, या क्या हो जाएगा जब ये आपका स्लो हो जाएगा। लेकिन ये पर सेकंड की बात, किसी टी ड्यूरेशन की अगर आप निकालोगे तो उस चीज से आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल को आप सीख जाओ। अभी जस्ट आप इसको इस तरह से लिख लो कि पहला आपने बोला करेक्शन इन द मेटालिक स्केल रीडिंग, दूसरा हो गया करेक्शन इन द टाइम पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पेंडुलम क्लॉक है ना। तो सेकंड एप्लीकेशन इसका ही आ गया कि जहां पे हम थर्मल एक्सपेंशंस को क्या करेंगे, इसके आपका यूज करेंगे। ऐसे आपका आ गया एक जो थर्ड इसमें केस है
है ना, कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक के बाद थर्ड केस होता है, वही होता है एक्सपेंशन ऑफ होल और कैविटी, है ना। हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ होल और कैविटी, कि भाई किसी भी केस में होल या कैविटी किस तरह से एक्सपैंड होती है ना, कि भाई मेटल अगर कोई चीज है वो तो एक्सपैंड होगी, वो आप जानते हो किस तरह से एरिया चेंज होता है, किस तरह से वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ होल और कैविटी, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं होल और कैविटी, होल और कैविटी expand such that it is made from the material that surround it, material that surround it, हाँ क्या होता है कि होल और कैविटी एक्सपैंड सच दैट इट इज मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट सराउंड, है ना। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूजन होती है। एक बार बहुत दिन पहले व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, पहली बार किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने भी गलत आंसर दिया, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई होल या कैविटी कैसे एक्सपैंड, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई मेटल प्लेट ले लिया, है ना, इस तरह से आपका कोई मेटल प्लेट है, इसकी लेंथ सपोज एल है ना, इसकी लेंथ कितनी है बेसिकली आपकी एल है, इसकी विड्थ कितनी है सपोज आपकी बी, है ना, इसकी विड्थ कितनी है बेसिकली आपकी बी, और इसके अंदर एक होल है, इस तरह से आपने कोई सर्कुलर होल पंच कर दिया और इस होल की जो रेडियस है वो आर है ना, और इस होल को आपने बाहर निकाल लिया और इसके बाद ये बच गया पोजीशन, है ना, कि आपका जो मटेरियल बच गया सिर्फ यहाँ पे बच गया, है ना, होल आपने यहाँ से क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे प्लेट का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करते हैं, इस पूरे प्लेट का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करते हैं, यूनिफॉर्म, है ना, तो आपको लेंथ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि लेंथ और विड्थ बढ़ेगा लेकिन रेडियस कम, ऐसा नहीं, रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। इस केस में रेडियस भी क्या होगा, बेसिकली आपका इंक्रीज होगा। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो भी मेजरमेंट है होंगे बढ़ेंगे, लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, कई बार हम ये भी बोलते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ होल और कैविटी जो होता है इट्स लाइक फोटोग्राफ इनलार्जमेंट, ये किसके जैसा होता है, लाइक फोटोग्राफ इनलार्जमेंट, है ना। ये फोटो को जिस तरह से आप इनलार्ज करवाते हो, जब हम फोटो को इनलार्ज करवाते हैं ये तो होता है कि आपका नाक भी बढ़ गया, मूवी तो सारी चीजें बढ़ेंगी, लेंथ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ इस केस में कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ तो आप लिख दोगे एल अल्फा डेल्टा टी, अल्फा इसका मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। अगर आपसे बोला कि व्हाट इज द चेंज इन विड्थ तो आप लिखोगे डेल्टा बी, डेल्टा बी क्या हो जाएगा, बी अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे कि डेल्टा आर कितना होगा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो एयर है, खाली है, तो ये कैसे एक्सपैंड होगा, तो वही मैंने लिखा है कि होल और कैविटी एक्सपैंड सच दैट इट इज मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट सराउंड, हम ऐसा मान लेंगे कि उसी मटेरियल की बनी हुई है जो कि चारों तरफ वैसे एक्सपैंड होती है। इसमें मतलब एक्सपेरिमेंटल ये प्रूफ भी है कि अगर मैं इसको टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा दूं और जो मैंने यहाँ से पीस निकाला था उसका भी टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दूं तो इसका ये होल भी बढ़ गया, ये भी बढ़ जाएगा, बाद में एग्जैक्ट जाके फिक्स हो जाता है। तो दोनों चीजें इक्वल अमाउंट से क्या होती है, एक्सपैंड होती है। कोई अगर आपसे पूछे कि आर रेडियस आर अल्फा, है ना, तो फोटो एक्सपेंशन ऑफ होल और कैविटी कैसा होता है, लाइक फोटोग्राफिक इनलार्ज, और ये वैसे एक्सपैंड होता है जैसे कि उसी मटेरियल से बना हुआ है जिसके चारों तरफ, वैसे को हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ होल और कैविटी। हाँ, एक्सपेंशन दैट सराउंडेड मतलब ये है कि इसमें हम अल्फा किसका लेंगे, यहाँ तो बीच में गैप में एयर है ना, अगर एयर है तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अल्फा किस चीज का,
तो सराउंडिंग में जो मटेरियल होगा उसका अल्फा लेके हम इसको चेंज इन रेडियस दिखा सकते हैं। तो उसका स्टेटमेंट का मतलब वही कि होल और कैविटी एक्सपैंड सच दैट इट इज मेड फ्रॉम द मटेरियल दैट सराउंड। जो इसके चारों तरफ मटेरियल है उसी मटेरियल का अगर मैं होल ले लूं तो जितना वो एक्सपैंड होगा उतनी होल की एक्सपैंड। दोनों का अल्फा हम क्या ले लेंगे बेसिकली आपका सेम। तो उस स्टेटमेंट का मीनिंग बेसिकली आपका ये। सर ये जो टाइम लॉस्ट और टाइम गेन्ड बाय पेंडुलम क्लॉक लिखा है, इसमें ये हाँ कैसे आया है? ये बताऊंगा प्रोपोर्शनैलिटी कैसे आई? मैं बताऊंगा। अभी आप इसको लिख लो कि भाई अभी तो सिंपल फॉर्मूला लिख लेंगे कि टाइम लॉस्ट और गेन बाय द पेंडुलम क्लॉक जो होता है हाफ अल्फा डेल्टा टी पर सेकंड। इसका डेरिवेशन में बताऊं कि किस तरह से डिराइव करते हैं। बेसिक एक्सपेंशन के फॉर्मूला को ही सही आता है। आई विल एक्सप्लेन दिस, है ना, कि इसको मैं क्या करूंगा बेसिकली आपका एक्सप्लेन। हाँ सही बात है कि सराउंडिंग एक्सपेंड होगा उसके बाद कैविटी एक्सपेंड होगी। नहीं ये सर्किल ही रहेगा एक्सपेंशन के बाद। एक्सपेंशन के बाद यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है तो इट रिमेन सर्किल, है ना, कि भाई ये जो चीज होगी ये सर्किल ही रहेगी। भाई वो सारी चीज जो होगी इक्वल अमाउंट से एक्सपैंड। तो सर जितना लेंथ होगा उतना ब्रेथ सर जितना लेंथ इंक्रीज करेगा जितना लेंथ इंक्रीज करेगा उतना ही ब्रेथ भी इंक्रीज करेगा ना। वो कुछ नहीं है, वो तो बी और एल के ऊपर डिपेंड करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो बाहर का मटेरियल है। यही कंक्लूजन है ना सर, सराउंडिंग जितना बढ़ेगा उतना मतलब होल ये कैविटी बढ़ेगा। जो सारी चीजें एक्सपैंड होंगी ये सेम ये ऐसा, जिससे उस बाहर से क्या मतलब इस लेंथ में चेंज और विड्थ को चेंज से होल्स के रेडियस में चेंज से कोई मतलब ये हर तरह से यूनिफॉर्मली एक्सपैंड। जब हर तरह से एक्सपैंड चेंज होगा तो सर्किल ही रहेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि डेल्टा एल और डेल्टा बी सेम हो, तो सेम रह नहीं सकते हैं क्योंकि डेल्टा टी और अल्फा तो सेम है और एल और बी अगर अलग अलग है तो डेल्टा एल और डेल्टा बी डिफरेंट होंगे। डेल्टा आर भी कुछ अलग होगा, है ना। Yes. डेल्टा आर भी बेसिकली आपका कुछ डिफरेंट होगा। इन तीनों में आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये चीज पक्की है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज कम नहीं होगी, सारी चीजें एक्सपैंड नहीं होगी। कोई भी मेजरमेंट आप करोगे उसमें इंक्रीज ही होगी, क्या होगी डिक्रीज, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये एक्सपैंड होकर अंदर की तरफ चले जाए और इसका जो रेडियस है वो कम हो गया, ये गलत कंसेप्ट। कि जब भी हम करते हैं तो इट्स लाइक ए फोटोग्राफिक इलाज, ये सारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी इसकी आपकी इंक्रीज ही होगी। ये डेरिवेशन में बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से सकते हैं आपको, है ना। फिलहाल अभी आप इसको तो ये पेंडुलम का टाइम का डेविएशन है वो। हाँ उसी को यूज करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसी को यूज करके करेंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे, है ना, अभी आप कंफ्यूज हो गए। ये आपका हो गया केस नंबर 3, ठीक है। ऐसे करते हैं इसका डिस्कशन पॉइंट नंबर 4, जो कि स्टार्टिंग में मैंने जिसकी पिक्चर आपको दिखाई थी। हम एक वर्ड यूज करते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप, है ना, यहाँ पे हम यूज करते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप, है ना, इसमें लिख सकता हूँ एक्सपेंशन ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। फोर्थ पॉइंट में आपको डिस्कस करना होता है एक्सपेंशन ऑफ बाई मेटालिक स्ट्रिप। कोई भी अगर बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो कैसे एक्सपेंड है ना। बाई मेटालिक स्ट्रिप का मतलब समझना कि आपने दो स्ट्रिप को रिजिडली ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आपने इस तरह से लिए कोई कि ये आपका कोई दो स्ट्रिप्स, है ना, यहाँ पे दो आपने पतली पतली स्ट्रिप ली, दोनों को ज्वाइन कर दिया आपने। एक स्ट्रिप आपकी सपोज आपकी स्टील की है और दूसरी किसकी है बेसिकली आपकी ब्रास। ये सपोज हम ऐसा लेते हैं कि इनर जो स्ट्रिप है ये आपकी स्टील की है और आउटर स्ट्रिप किसकी है बेसिकली आपकी ब्रास की, है ना। इसी को हम बोलते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप। एक आपकी स्टील हो गया, एक आपका ब्रास। तो एक्चुअली अल्फा में रिलेशन होता है, ब्रास ज्यादा एक्सपैंड होती है। अल्फा ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, हाँ। ये जो है ब्रास का अल्फा क्या होता है उसके आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अल्फा ऑफ द स्टील, है ना। तो प्रॉब्लम ये ना
कि आप स्ट्रिप का मतलब आप समझना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिक बना रहा हूँ इसके। स्ट्रिप का जस्ट मतलब हो गया कि जो दो पतली पतली चीजें ऐसे ज्वाइन हो, है ना। स्ट्रिप का सिंपल सा मतलब जब हम वर्ड यूज करेंगे ना, तो व्हाट इज द बाइमेटालिक स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का जस्ट मतलब ये हो गया कि कोई भी दो तीन चीजों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर, ऐसे, एक आपकी स्टील की है, दूसरी किसकी है, कि आपकी ब्रास, दोनों का ऐसे रिजिडली ज्वाइन कर दिया। अब दोनों का साइज सेम है और ये रिजिडली कनेक्टेड है, आपस में स्लाइड नहीं हो सकती। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, इफ आई इंक्रीजेस टेम्परेचर, इस पूरे चीज का मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, है ना। तो जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, आपको पता है स्टील ज्यादा कम एक्सपेंड होगी, ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होगी, है ना। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, स्लाइड तो कर नहीं सकती है, क्या हो जाएगा, ये कर्व शेप में आ जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। ये स्टील कम एक्सपेंड होगा और ब्रास अगर ज्यादा एक्सपेंड होगा क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है, तो ये जो सारी चीजें हैं कर्व शेप में बेंड हो जाएगी। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो इसका जो शेप होगा वो आपका ऐसा होगा, इस तरह से, हाँ। इसका जो शेप होगा वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप का वो शेप आपका ये होगा ऐसा, हाँ। एक इस तरह से बैंड शेप में आ जाएगी। अब सही है कि आप देखो ये चीज स्टील है, हाँ। तो स्टील अगर कम एक्सपैंड हुई तो उसकी लेंथ कम है, और जो आउटर साइड पे होगा उसकी लेंथ ज्यादा होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, कि आपका ब्रास हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस तरह से बैंड शेप में आ जाएगा, और जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो इसके आउटर साइड में चलेगा, है ना। आउटर साइड में चला जाएगा तो उसका लेंथ क्या होगा, आपका ज्यादा। तो जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये स्ट्रेट नहीं रहेगी बल्कि इस तरह से बैंड शेप में, तो इसी को हम बोलते हैं बायोमेटालिक, जिसको स्टार्टिंग में जो पोस्टर दिखाया था उसमें एज स्ट्रेट यूज कर रहे थे। ये पहले स्ट्रेट थी, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया इस तरह से बैंड शेप में, तो कॉन्टैक्ट हट जाता है। तो कई बार थर्मोस्टेट वगैरह में बायोमेटालिक स्ट्रिप को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। इसी केस में अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, तो यहाँ पे आपकी कोई बायोमेटालिक स्ट्रिप है, हाँ। ये आपका एक आपकी ब्रास की है, हाँ, और दूसरी आपकी स्टील है, हाँ। इस केस में अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, इफ आई तो सर डिक्रीज ब्रास की हाँ साइड बेंड हो जाएगी। बिल्कुल सही है, डिक्रीज करेंगे तो जो चीज एक्सपेंड ज्यादा होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा होती है। जैसे ब्रास एक्सपेंड ज्यादा हुआ है तो टेम्परेचर कम करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा हो जाएगा, तो जो बैंड होगा वो उल्टा होगा, है ना। इसका जो शेप होगा वो बेसिकली आपका इस तरह से, बिल्कुल सही, ये ऐसा होगा। तो जो ब्रास होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उसकी लेंथ ज्यादा कम हो जाएगी, ये कॉन्केव साइड में जाएगा और ये कॉन्वेक्स साइड, है ना। ये किस पे आ जाएगा, जबकि आपका कॉन्वेक्स साइड, तो ये आपका हो गया ब्रास, है ना। ये आपका क्या हो गया, जैसे आपका कॉपर स्टील, है ना। तो ये होता है कि जब भी हम किसी बायोमेट्रिक स्टेप को टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो स्ट्रेट से कर्व शेप में, स्ट्रेट से कैसे शेप में, जैसे कि आपकी कर्व शेप। और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होता है कि जो ये कर्व बना है इसका हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये जो कर्व बना हुआ है इसका हम रेडियस भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपका कैलकुलेट। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन होता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ जंक्शन। यहाँ पे एक डेरिवेशन है ना, वो थोड़ा सा आपको जानना होगा फूड पॉइंट में कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाइमेटालिक स्ट्रिप जंक्शन, बाइमेटालिक स्ट्रिप जंक्शन, है ना। कि जो बायोमेटालिक स्ट्रिप का जंक्शन है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, है ना। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, थोड़ा मैं बड़ा बनाना, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और इस शेप में आ गई है ऐसे, दो बायोमेटालिक स्ट्रिप के, है ना। तो ये इसका जंक्शन होगा, तो मुझे ये निकालना है कि जो जंक्शन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। कि जो जंक्शन है इसका आर मुझे निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ। मुझे निकालना है कि जंक्शन कोई सर्कल का पार्ट हो गया है, तो सर्कल का जो पार्ट होगा उसके रेडियस की वैल्यू मुझे कैलकुलेट, देखो हम इसकी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मुझे ये एंगल पता है। अगर मुझे दो चीजें पता है कि सपोज आपका ये ग्रास है
है ना, ये आपका स्टील हो गया, है ना। इसका कुछ अल्फा ले लेते हैं कि भाई स्टील का अल्फा एस ले लो आप, और ग्लास का ले लो अल्फा बी ले लो, और इसकी विड्थ क्या आपको दी हुई, दोनों की विड्थ सपोज सेम, दोनों की विड्थ क्या है बेसिकली आपकी सेम, जो भी आपने मेटलिक स्ट्रिप लिया है इसकी विड्थ क्या है बेसिकली आपकी सेम। तो मैं निकाल सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, अगर मुझे ये एंगल पता है, ये वाला एंगल अगर मुझे पता है थीटा, तो मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर सकता हूँ, सबके आपका क्या है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसको हम इस तरह सोचेंगे कि अगर आप ये देख लो कि ये तो एक थिन स्ट्रिप है ना, तो मैं इसके सेंट्रल लाइन की अगर बात करूं, अगर मैं इसके सेंट्रल लाइन की बात करूं, है ना, तो इसकी मैं लेंथ निकाल सकता हूँ कितनी हो, इस आर्क की लेंथ, है ना। अगर सेंट्रल लाइन में ले लूं d/2 पे, तो इस आर्क की लेंथ में क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इस आर्क की जो लेंथ होगी ना, ये आपकी हो जाएगी r माइनस d/2 इंटू थीटा एंगल, लेंथ ऑफ द आर्क ये तो होता है। अगर ये रेडियस है इसकी, और इसको अगर मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगा। और लेंथ ऑफ द आर्क एक और फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि पहले इसकी लेंथ सपोज टू l थी, तो इंक्रीज होकर लेंथ इसकी चेंज हो चुकी हो, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क होगा इसी के तो इक्वल हो जाएगा l into 1 plus alpha स्टील into डेल्टा। होप यू अंडरस्टैंड। भाई एक तो आपने जस्ट इससे निकाल लिया लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लेंथ निकाली तो आपने रेडियस एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक आपने ये यूज कर लिया कि पहले इसकी लेंथ सपोज इस पोजीशन में जब था, तो इस पोजीशन में इसकी लेंथ l थी, तो अगर मैंने डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा तो अब इसकी लेंथ ये हो जाएगी, यही आर्क की लेंथ तो इसकी इक्वल हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसका लिया है ऐसे मैं इसके सेंट्रल लाइन का ले लूं, ऐसे मैं किसका ले लूं, जैसे कि आपके इसके सेंट्रल लाइन। तो जब मैं इसके सेंट्रल लाइन का लूंगा तो इसका लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा r प्लस d, है ना। यहाँ तक तो r हो गया, उससे डिवाइड आप ऐड कर दो इनटू थीटा, है ना, इनटू आपका हो जाएगा l इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ ग्रास इंटू डेल्टा। तो आपने दोनों केस में इसको करेक्ट कर दिया और इसको फिर आप डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करोगे इस r की वैल्यू आ जाएगी, जैसे आप डिवाइड करोगे इस जंक्शन का क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों को डिवाइड करोगे ये थीटा थीटा और l तो कैंसिल हो गए, यहाँ से आपका ये रिलेशन आ गया, ये r माइनस d/2 डिवाइड बाय r प्लस d/2 जो होगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा s इंटू डेल्टा t डिवाइड बाय आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा b। तो इस रिलेशन से हम r कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इस जो जंक्शन होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r निकाल सकते हैं, क्योंकि सब चीजें आपको पता है, इसकी विड्थ आपको पता होगा, इस मटेरियल का अल्फा पता होगा, और टेम्परेचर चेंज जितना किया होगा वो पता होगा। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो बैंड हुआ है उसको हम इससे क्या कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं। ठीक इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप। सर यहाँ पे हमने d/2 क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट किया? इसमें क्योंकि देखो बेटा, इसमें जो आर लेंथ ऑफ द आर्क जो थी ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग थी ना, इस पूरी बायमेटालिक स्ट्रिप का रेडियस एक थोड़ी होगा, तो हमने कोई मीन वैल्यू ले ली। मीन वैल्यू मतलब इसके सेंट्रल लाइन का ले लिया। भाई मीन वैल्यू का मतलब आपने ये वाला रेडियस ले लिया, सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन का लेंगे तो ये पूरा यहाँ तक आर था ना, तो इससे d/2 माइनस हो जाएगा, ये जो चीज होगी वो r माइनस d/2। ऐसे हम इसके सेंटर ऑफ लाइन का रेडियस है ना, तो इसमें r में d/2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि r हर जगह पे वेरिएबल है। तो आप मीन रेडियस लोगे ना, लेंथ ऑफ द आर्क निकाल लेंगे, यहाँ पे हमने मीन रेडियस लिया यस सर। क्योंकि r वेरिएबल है, r वेरिएबल था, इसलिए आपने क्या ले लिया, Yes, इसलिए sir. आपका है ना, कि मीन रेडियस इसमें क्या किया हमने, बेसिकली आपका इन्वॉल्व। सर एक बार बोर्ड दिखा दीजिए। अभी दिखा, हाँ सही बात है, सही बात, सही बात आरुषि, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि वो डिपेंड करेगा कि अल्फा क्या है। भाई ये स्ट्रेट स्ट्रिप टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कर्व हो जाएगी, और कर्व का नेचर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा अल्फा में क्या है। जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो कॉन्वेक्स साइड का है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं।
और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो जिसका अल्फा कम होगा वो कॉन्वेक्स है, वो किस पे आ जाएगा, कॉन्वेक्स है। तो ये होता है एक्सपेंशन ऑफ बायमेटालिक स्प्रेड। सर हम इनको डिवाइड करके क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअली डिवाइड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये लेंथ पता नहीं ना, ओरिजिनल लेंथ है कितनी। अगर ओरिजिनल लेंथ और एंगल पता होगा तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक ही से आ जाएगा, क्योंकि थीटा और एल अननोन होता है, तो उसको यूनिट करने के लिए डिवाइड, जो कितना एंगल वाला है ब्रास और स्टील, हाँ सर ब्रास और स्टील के केस में आर की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी? ब्रास और स्टील के इसमें आर की वैल्यू अलग है। बेटा हम ये रेडियस में निकाल रहे हैं ना, ये जंक्शन की निकाल रहे हैं, इसका जो जंक्शन होगा उसका आर कितना, दोनों का जंक्शन का रेडियस तो सेम ही होगा ना। यस सर, यस। ये तो अलग अलग है ही, डिवाइड आपको जंक्शन का रेडियस। यस ये सर सर डी बाई टू एड सब्ट्रैक्ट क्योंकि हाँ, क्योंकि ये D by रिलेशन हम लिख रहे हैं ना, ये रिलेशन हम लिख रहे हैं आपके स्टील के लिए। जब स्टील आप लोगे ना तो उसका हर जगह पे तो रेडियस अलग अलग होगा ना, यहाँ कुछ अलग रेडियस है तो हम मीन रेडियस लेंगे, बस आर तो पूरा इतना था, इससे डिवाइड में माइनस कर देंगे ना, मीन रेडियस आ जाएगा। स्टील की जो स्ट्रिप होगी उसकी मीन रेडियस आर माइनस डी बाई टू हो जाएगी, और जो ब्रास होगी उसकी मीन रेडियस क्या हो जाएगी, आर प्लस डी बाई टू। स्टील के लिए सर अगर डी और एस की डी, जो स्टील की जो ब्रेथ है और ब्रास की ब्रेथ अलग अलग होगी तो हम डी की जगह वो पुट करेंगे ना? वो ले लेंगे बिल्कुल, ये क्या है। इस केस में डी सेम है, अदरवाइज डी वन डी टू भी ले सकते हैं, ये डी वन डी टू डिफरेंट, डी वन डी टू डिफरेंट। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग सर इसमें जो आर है वो डार्क वाली लाइन है ना, उसमें मतलब बायोमेटालिक स्ट्रिप जहाँ से जॉइन हो रहा है। जंक्शन का रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस, हाँ ये है, और जो है ये पूरा आपका ये पूरा है ना, और ये जो डिस्टेंस है वो डी बाई टू, ये जो डिस्टेंस है ये डी बाई, एक में से आर बाई में डी बाई टू माइनस हो गया, एक में आर में डी बाई टू क्या हो गया है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। यस सर ऐसे आ जाता है पॉइंट नंबर 5 पे। देखो पॉइंट नंबर 5 में हम पढ़ते हैं एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, है ना, हम यहाँ पे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। पॉइंट नंबर 5 में वी स्टडी द एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, कि भाई एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल, है ना। एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू वेसल, जिस भी वेसल में आपने रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो, है ना। इसका मतलब सिंपल सा हो गया, एक कोई आप वेसल ले लो ऐसे, है ना, किसी मेटल का वेसल है, इस वेसल का आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, वो सपोज आपका अल्फा है, और इसके अंदर आपने कोई लिक्विड फिल कर दिया, है ना, इस लिक्विड का जो वॉल्यूम, लिक्विड का गामा दिया हुआ है आपको,
गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, है ना। और जो लिक्विड है उसका एक्चुअल ओरिजिनल वॉल्यूम V, ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है ना, वो सपोज आपका V स्टार्टिंग में, है ना, इसके अंदर V वॉल्यूम का लिक्विड आपने फिल कर दिया, तो क्या होगा ना एक्चुअली में जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा T, है ना, तो क्या होगा कि वेसल भी एक्सपैंड होगा, लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, है ना, कि वेसल भी एक्सपैंड होगा और लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, तो आपको एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम निकालना, तो एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम का तो हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आ जाएगा, आप लिख दोगे V गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा, है ना। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल, है ना, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिक्विड, है ना, तो ये आपका हो जाएगा V, है ना। और गामा अब हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि गामा की जगह पे हम यूज कर लेंगे प्राइस ऑफ अल्फा इनटू डेल्टा, आप समझ गए, क्योंकि अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखूं तो प्राइस ऑफ अल्फा हो जाएगा। यस सर। तो इतने से लिक्विड एक्सपेंड हुआ, इतने से कंटेनर एक्सपेंड हुआ, लेकिन लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड, आपको हमेशा पता है कि लिक्विड एक्सपेंड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर मैं अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वेसल निकालूं डेल्टा V, तो डेल्टा V दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, डेल्टा V ऑफ द लिक्विड माइनस डेल्टा V ऑफ द कंटेनर हो जाएगा, ये वेसल हो गया, तो दोनों को माइनस कर दो, तो जैसे हम माइनस करेंगे यहाँ पे आपका ये आ जाएगा V इंटू गामा ऑफ लिक्विड माइनस प्राइस इंटू डेल्टा, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का वॉल्यूम वेसल के रिस्पेक्ट में इतना चेंज, है ना, एक्चुअल हो सकता है ज्यादा कम हुआ होगा, लेकिन वेसल के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा सभी आपकी, राइट। इसलिए कई बार ये जो टर्म होता है इसको हम बोलते हैं एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना, ये जो टर्म आ जाता है ना गामा L माइनस 3 अल्फा, तो इस टर्म को हम एक नाम दे देते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे गामा क्या है? गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, लास्ट क्लास में पढ़ा है ना हमने भाई, गामा जो है इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और अल्फा यस सर। इस वेसल का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, लेकिन चूंकि हम चेंज इन वॉल्यूम लिख रहे थे तो थ्राइस ऑफ अल्फा करना, क्योंकि इसका जो गामा होगा कंटेनर का वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होगा। ये जो टर्म होता है इसको हम एक नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं दिस इज योर एपरेंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, भाई गामा L तो लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, 3 अल्फा सॉलिड का है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जैसे कि हम ये निकाल सकते हैं कि लिक्विड एक्सपैंड कितना हो गया एज रिस्पेक्ट टू प्लस, ये भी कई बार यूज होता है, ये भी कई बार माइनस में क्या करते हैं हम इसको यूज सर यहाँ 3D कैसे आया सर? चीज सर डेल्टा VC में 3 कैसे? डेल्टा V में वही बात है, पूरा भी डायरेक्ट आप एक स्टेप भी छोड़ दो ना तो आप उसको जज नहीं कर पाते, आप इसको ऐसा लिखोगे V ऑफ गामा ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा, जब आप चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिख रहे हो तो लिक्विड का गामा लिखोगे, जब आप इस वेसल का चेंज इन वॉल्यूम निकालोगे तो उसका गामा लिखोगे। और आपने पढ़ा था कि कोई भी मेटल का गामा जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है ना, तो गामा C की जगह पे हम 3 अल्फा लिख सकते हैं, V इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा, है ना, फिर गामा जो होता है इस वेसल का इसके अल्फा के 3 टाइम्स होता है, तो उसको मैंने वहां लिख दिया, और वो जो बीच में टर्म आया डिफरेंस जो है वो आ गया एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये भी सर कई बार आपने आपको लिक्विड और कंटेनर का वॉल्यूम सेम क्यों लिया है?
वो मैंने सेम नहीं लिया है, मैंने ये सेम लिया है कि जिस पोर्शन में लिक्विड था उसके वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, वो सेम है। बाकी के वॉल्यूम से मुझे क्या मतलब है? मैं इन्हीं दोनों को कंपेयर करता हूँ कि वॉल्यूम जो लिक्विड है उतना जो वेसल का वॉल्यूम है उसका आपस में चेंज कितना, तो उसमें बाकी वॉल्यूम से मतलब ही नहीं। जिस वॉल्यूम में लिक्विड है वो तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में तो आपको निकालना है ओके जहां सर। तक लिक्विड होगा, इसलिए मैंने सेम तो लिखा। हम बाकी बचे हुए को कंसीडर नहीं तो करेंगे। सर हम है ना, बाकी बच्चे को कंसिडर नहीं करें, है ना। मान लो इसके में कुछ चेंज आ रहा है तो डेल्टा वी जो होगा उसको बाकी से मतलब थोड़ी है, डेल्टा वी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में, मतलब लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हो गया, सॉलिड कम एक्सपैंड हो गया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम और आ गया। यही चीज तो आपने निकाली है डेल्टा में, कि वेसल के रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एफरेंट चेंज इन, उसको बाकी वॉल्यूम से। अगर ये पूरा भरा होता तो ये ओवरफ्लो कर जाता, है ना, कि अगर दोनों पूरा भरा होता है तो लिक्विड क्या होता है, डेल्टा भी जो एक्स्ट्रा हुआ है वेसल के रिस्पेक्ट में वो ओवरफ्लो कर जाता। इसी को हम बोलते हैं एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। सर तो ये वाटर का 5 पॉइंट में सबसे जो कंसेप्चुअल पॉइंट है ये आपका पॉइंट नंबर 6, इसमें जो सबसे कंसेप्चुअल पॉइंट है दैट इज योर पॉइंट नंबर 6। सर देखो ये सब चीजें हमें अपनी डेली लाइफ में क्यों देखने को नहीं मिलती? बहुत हाई टेम्परेचर पे होती हैं। नहीं डेली लाइफ में देखने को मिलती है बेटा, सब देखते हैं, सब कुछ देखने को मिलते हैं, सबका एप्लीकेशन है, सब कुछ देखते हैं। कोई ऐसा हाई टेम्परेचर पर नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है। सब कुछ डेली लाइफ की चीज, सब कुछ जो है ना वो डेली लाइफ की चीजें हैं। क्या पानी तो देखा कोई है आपको लेकिन ये नहीं देखा। सर आज तक भी बस इधर ध्यान दो। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 5। इसके बाद में आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। देखो जो पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। एक वर्ड यूज होता है थर्मल स्ट्रेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है ना, कि जो भी बिल्डिंग में डिजाइन होती है ना उसमें थर्मल स्ट्रेस का हम ध्यान रखते हैं, जिसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है ना। एक्चुअली में स्ट्रेस वर्ड आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था, एक टर्म हम डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस जो होता है ये आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं, ये फोर्स अपॉन एरिया। और एक आपने पढ़ा था स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन को इस एप्सिलॉन सिंबल से नोट करते हैं, ये आपका होता है चेंज इन लेंथ बाय रिजल्ट, है ना। आपने पढ़ा था भाई स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय रिजल्ट। और इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस को हम y से शो करते हैं और ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है ना, कि किसी भी चीज में अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके लेंथ में चेंज होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ और लेंथ क्या हो जाएगा क्या आपका स्ट्रेन। इसका जो रेशियो होगा वी कॉल इट द यंग्स मॉडुलस। और ये जो यंग्स मॉडुलस होता है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट मटेरियल का जैसे अल्फा डिफरेंट होता है वैसे यंग्स मॉडुलस भी डिफरेंट होता है ना, कि डिफरेंट मटेरियल का एल्युमिनियम का यंग्स मॉडुलस अलग होगा, स्टील का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, तो सबका वाई भी क्या होता है डिफरेंट, है ना। वाई जो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस, उसी को हम बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, इफ राइट body is free to expand, if body is free to expand, कोई बॉडी अगर एक्सपैंड करने के लिए फ्री है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेंशन के लिए फ्री छोड़ा हुआ है, फ्री टू एक्सपैंड, देन नो स्ट्रेस डेवलप, नो स्ट्रेस डेवलप, है ना।
कोई बॉडी अगर फ्री टू एक्सपैंड है तो उसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं, बट व्हेन इट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड, when it is prevented to expand, prevented to expand, thermal stress है ना, prevented to expand, thermal stress है ना, ये मेन कंसेप्ट है ना. If a body is free to expand then no stress develop, when it is prevented to expand thermal stress develop, है ना. ये मतलब रोकेंगे तब डेवलप होगा, है ना. इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं अगर ऐसा ले लूं, कोई रॉड ले लूं, है ना, ये पॉइंट काफी थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट. यहाँ पे अगर हम कोई इस तरह से रॉड ले लें, है ना, और ये किसी इस तरह से रॉड रखा हुआ है फ्री टू एक्सपैंड, इसको रोक नहीं रहे हम, तो अगर इसकी एक्चुअल लेंथ सपोज L है ना, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, है ना. इसका जब लेंथ जो बढ़ेगा, लेंथ जो फाइनल हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो अब इसका लेंथ जो हो जाएगा वो L प्लस डेल्टा L हो जाएगा, है ना. और इस केस में हम डेल्टा L निकाल सकते हैं, भाई जो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा L होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी L अल्फा डेल्टा. तो देखो अगर ये फ्री टू एक्सपैंड है तब तो कोई इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं है, लेकिन मैं अगर इसी केस में ऐसा कर देता कि नहीं, एक कोई जो रॉड है इसके दोनों साइड पे एक सपोर्ट लगा हुआ है ना, दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है, बेसिकली आप पे एक सपोर्ट है ना, रिजिड लगा हुआ है, दोनों साइड पे आपने एक सपोर्ट लगा दिया है ना, और इसके बीच में ये एक्सपैंड नहीं हो सकता है, तो इसकी लेंथ में चेंज नहीं होती. और ऐसा करने के बाद अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीजेस, है ना, कि भाई दोनों साइड में आपने रिजिड सपोर्ट लगा दिया और अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपको पता है कि रॉड एक्सपैंड होना चाहिए, लेकिन एक्सपैंड नहीं होना हो जाएगा, एक्सपैंड होना चाहिए लेकिन ये बगल में सपोर्ट इसको एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, तो मतलब इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप, और इस थर्मल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है ये ब्रेक वगैरह भी हो, है ना. इसीलिए तो रेलवे लाइंस जो होती है उसके बीच में गैप होते हैं, आपने देखा होगा ट्रैक के बीच में गैप है, वो गैप इसी एक्सपेंशन Yes, को, sir. ताकि वो फ्री एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को कंपनसेट करने के लिए गैप रखते हैं ताकि वो फ्रीली एक्सपैंड. अगर फ्रीली एक्सपैंड होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं, कोई इंटरनल फोर्सेस एक्स्ट्रा डेवलप नहीं. अगर हम रोकेंगे तो इसके अंदर स्ट्रेस है, और स्ट्रेस से वो चीज ब्रेक भी हो सकती है या बेंड भी हो सकती है. वही चीज निकालना है आपको कि अगर मैं इसको एक्सटेंड नहीं होने दूं तो कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो. तो एक्चुअली में हम ऐसा सोचते हैं कि हो क्या रहा है कि एक्सपेंड तो हो रहा है लेकिन दोनों साइड से एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसको वापस वहीं ले आ रहा है. हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये एक्सपेंड तो हो रहा है लेकिन दोनों साइड से फोर्स बन रहा है वो इसको वापस ले आ रहा है. मतलब इसको अगर हम इसके इक्विवेलेंट सोचें तो एक साइड वाला जो फोर्स है ना, उस फोर्स ने क्या किया, इसको वापस अपनी लेंथ में पहुंचा दिया. अगर फ्री टू एक्सपैंड होता तो वहां तक पहुंच जाता, लेकिन अगर फिक्स सपोर्ट लगा देंगे तो साइड से एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स ने वापस उसको उसी लेंथ में. तो इसी कंसेप्ट से हम सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं व्हाट इज थर्मल स्प्रिंग. थर्मल स्प्रिंग, देखो थर्मल स्ट्रेस की बेसिक डेफिनेशन है. थर्मल स्ट्रेन जो होता है वो होता है लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड, लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड. जो थर्मल स्ट्रेन होता है वो होता है लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ. ये आपको थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड बाय ओरिजिनल लेंथ. हाँ, थर्मल स्ट्रेन का सिंबल हमने एप्सिलॉन लिया है, ऐसे आप टी लगा दो, टी स्टैंड फॉर थर्मल स्ट्रेन की हम बात करें. तो आप देखो इस केस में आपने कितना लेंथ प्रिवेंट किया, डेल्टा एल हो सकता था, आपने डेल्टा एल वापस लिया, तो आपने बोला लेंथ जो आपने प्रिवेंट किया वो डेल्टा एल किया है, इसको एक्सपेंड नहीं होने दिया. ओरिजिनल लेंथ कितना है, ये था, इसी से तो वापस लेके आए, ये आपको एक्चुअल में ये हो
है ना कि भाई थर्मल स्ट्रेन जब हम निकालेंगे तो जिस लेंथ को आपने प्रिवेंट किया वो डेल्टा एल है ना। मैं केस ले रहा हूँ फुल्ली प्रिवेंटेड टू एक्सपेंड, फुल्ली प्रिवेंटेड टू एक्सपेंड। सर ओरिजिनल लेंथ तो चेंज नहीं हुई तो सर ये डेल्टा एल क्यों ऐड? सर एल नहीं होना चाहिए ओरिजिनल लेंथ। हाँ भाई लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपेंड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये थर्मल स्ट्रेन की डेफिनेशन है। तो आपने प्रिवेंट किया डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी जैसे कि आपकी एल प्लस डेल्टा, लेकिन क्या होता है ना एल के रिस्पेक्ट में डेल्टा एल बहुत छोटा होता है। सर ओरिजिनल एल में एज कंपेयर टू द डेल्टा एल, ये एल की रिस्पेक्ट में डेल्टा एल क्या होता है बहुत छोटा होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो थर्मल स्ट्रेन यही होगा डेल्टा एल बाई एल, और यहां से इस डेल्टा एल की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो इतना तो चेंज इन लेंथ होता, तो यहां से डेल्टा एल जैसे पुट करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा एल अल्फा डेल्टा बाई एल आ गया, पहले यहां से कैंसिल आ गया, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई अल्फा इंटू डेल्टा। तो अगर कोई भी रॉड को हम एग्जैक्टली कनेक्ट कर दें, थोड़ा भी एक्सपैंड नहीं करने दें, तो उसमें थर्मल स्ट्रेन डेवलप होता है वो अल्फा इंटू डेल्टा, अल्फा डेल्टा टी होगा ना? अल्फा इंटू डेल्टा टी है ना, एल एल तो कैंसिल हो गया, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी। और एक बार अगर आपको स्ट्रेन पता है तो हम इस रिलेशन से स्ट्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर मुझे ये निकालना है इस केस में कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, अगर मुझे ये निकालना है कि इस केस में थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो जो थर्मल स्ट्रेस है इसको अगर मैं सिग्मा टी लिखूं, ये यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं स्ट्रेन से, है ना, तो अल्टीमेटली आपको ये आ गया y अल्फा डेल्टा टी। हाँ, तो अगर उस मेटेरियल का मुझे अल्फा पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, लेकिन टेम्परेचर पता है, मैं यहाँ पे क्या निकाल सकता हूँ थर्मल स्ट्रेस। और एक बार थर्मल स्ट्रेस अगर आ गया तो मैं वो साइड वाला फोर्स निकाल सकता हूँ। अगर एक बार थर्मल स्ट्रेस मुझे पता है कि थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये होगी, तो मैं साइड से कितना फोर्स लग रहा है वो भी निकाल दूंगा, क्योंकि स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये हो गया y अल्फा इनटू डेल्टा, तो अल्टीमेटली यहां से साइड से जो फोर्स लग रहा होगा y a अल्फा डेल्टा, है ना। और इसमें a जो होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रॉड, इसमें जो a होगा वो रॉड का क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, a जो होगा दिस इज नोन एज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, कि जो भी रॉड होगी उसके हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात। बड़ी देखो यूनिक चीज आ गई आपकी कि अगर आप एक रॉड के दो साइड में सपोर्ट लगा दो और उसका टेम्परेचर बढ़ा, तो साइड से फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि एक्सपैंड होना चाहिए, एक्सपैंड नहीं हो पाएगी, तो साइड से एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, वो फोर्स हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर आपको यंग्स मॉडुलस पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, अगर उसका अल्फा पता है और कितना टेम्परेचर बढ़ाया वो पता है, तो हम उससे निकाल सकते हैं कि साइड वॉल से कितना फोर्स। तो ये चीजें कई बार आपसे इस चैप्टर में पूछे, स्ट्रेन भी पूछते हैं, स्ट्रेस भी पूछते हैं, और कितना साइड से फोर्स लग रहा है वो भी पूछते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। तो ये इसमें थर्मल एक्सपेंशन में 6 डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपको सर हमने ओरिजिनल लेंथ एल क्यों नहीं ली? वो इसलिए ले ली क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये एक्सपेंड हो चुकी है, उसको वापस उस पोजीशन में लेना, ओरिजिनल लेंथ यहां से वापस एल पे ले, तो इस पोजीशन से एक्सपेंडेड से वापस लेना, इसलिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि एल के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा है, अल्टीमेटली नेगलेक्ट होगा तो यही चीज है, लेकिन कंसेप्चुअली इसको लेना चाहिए, कंसेप्चुअली जो है वो लेना चाहिए। हाँ, यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस इज ए कांस्टेंट, y जो है इज ए कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल का यंग्स मॉडुलस डिफरेंट, स्टील का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, है ना, यंग्स मॉडुलस इज ए कांस्टेंट। या
सर जब फोर्स नहीं लग रहा होगा, जब स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है। स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी भाई, कोई चीज रोकी नहीं गई है भाई, रोकेंगे तभी स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर रोकेगा नहीं तो स्ट्रेस 0 हो, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप तो यंग्स मॉड्यूलस भी 0 हो जाएगा। नहीं है। शायद जब स्ट्रेस नहीं होगा तो स्ट्रेन भी नहीं होगा ना, ऐसा नहीं बोल सकते, उससे इस तरह से रिलेट नहीं कर पाएंगे। यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको स्ट्रेस से क्या मतलब, समझना मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन आप इस तरह से लिखोगे कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होगा, आप समझ रहे हो, जब एक प्रोपोर्शनल साइन आएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसी को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। वो कांस्टेंट तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन से मतलब नहीं, कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल। यस सर। जैसे किसी चीज की डेंसिटी है, उसको मास या वॉल्यूम से क्या मतलब है, जैसे वाटर की डेंसिटी अलग है, मास कोई भी हो वॉल्यूम कोई भी, वैसे ही भी है स्ट्रेस स्ट्रेन कोई भी होने दो, यंग्स मॉडुलस तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, डिफरेंट मटेरियल के यंग्स मॉडुलस क्या होगा, डिफरेंट। तो ये इसकी थर्मल एक्सपेंशन की एक बेसिक थ्योरी, एक इस तरह से हमने 6 पॉइंट एनालाइज किया, जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी 6 पॉइंट के ऊपर बेस्ड है। एक तो बेसिक थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में जो बताई थी, और दूसरा जो मैंने ये 6 पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर इसके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, इसके आपके वन बाय वन आई विल गिव द फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको आप आंसर करो। सर एक सेकंड थोड़ा सा नोट कर लें। और ये चीज ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले तब वैलिड हैं व्हेन फुल्ली प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड। कई बार हम थोड़ा सा परमिट भी करते हैं, पूरा नहीं रुकते हैं बल्कि हल्का सा परमिट कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूले सारे हम बात कर रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा व्हेन फुल्ली प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड। सर क्या बोला आपने? when it is fully prevented to expand. हाँ, Young's modulus is same as modulus of elasticity. Gamma C is the coefficient of volume expansion for container. Coefficient of volume expansion of container. And Young's modulus is a constant, of course. है ना, सही है ना, यंग्स मॉडुलस को या मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी बोलते हैं, एक ही चीज है। मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी और भी तरह की होती है ना, उसका एक टाइप है यंग्स, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे अपने आप, है ना, वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्या होंगे आपके, जस्ट एक एक करके थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। हाँ, कैन गो फॉर दिस। जैसा मैंने बोला वैसे ही करना पड़ेगा, डेज डिवाइड करके काम कंप्लीट करते हुए चलना, है ना, एक तरफ मत करो, है ना, 3 डेज डिवाइड करके दोनों चीजें पढ़ते रहो।
सर ये लीनियर एक्सपेंसिवली क्या होता है? वही वो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो स्केल जिस मेटल का बना हुआ है उसका अल्फा दिया है। सर कोफिशिएंट में सर -1 सर किसकी पावर है सर? ब्रैकेट क्लियर नहीं है इसमें। यस सर। वो एक्चुअली देखो इसका जो 2 × 10⁻⁻5 है, वो जो -1 पावर है ना, वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, वो डिग्री सेल्सियस की पावर है। भाई अल्फा की यूनिट ये होती है ना, 1 डिग्री सेल्सियस। जो पावर है वो 10⁻⁻5 है। हाँ सही है रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। साक्षी मिश्रा, निहाल, सही आंसर। भाई जो भी चीजें आप सैटरडे संडे में पढ़ो, मंडे ट्यूसडे में रिवाइज करके उसका होमवर्क करके वाइंड अप करो, है ना। फिर ट्यूसडे के दिन जो पढ़ो उसको फिर अगले 2 दिन में, और ऐसे ही प्रोसीड करो। अभी आप बताओ। सही है ना, सही आंसर बता रहा हूँ इसमें। एक्चुअली में एक्चुअल रीडिंग इसमें ज्यादा है ना, ये कम रीड कर रहा है ना, ये एक्चुअल रीडिंग जो है वो ज्यादा है। इससे कैसे आ रहा है, इतना ज्यादा चेंज थोड़ी आता है। इसका जो आंसर है आदित्य, योर आंसर इज करेक्ट। कार्तिकेय, योर आंसर इज करेक्ट। अनिरुद्ध, योर आंसर इज करेक्ट। सुहाना, योर आंसर इज करेक्ट। निहाल, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। है ना, कैलकुलेशन ठीक से करो थोड़ा सा, है ना, उससे आपका आ जाएगा आंसर, है ना। ये हम कर लेंगे। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको फॉर्मूला सीधे पता है। यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। आपको फॉर्मूला सीधे पता है कि एक्चुअल रीडिंग किसके होती है, स्केल रीडिंग इनटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो एक्चुअल रीडिंग तो मुझे निकालना है, स्केल जो रीड कर रहा है वो 75 रीड कर रहा है, ये स्केल तो एक्सपैंड हो चुका है ना, वो जो भी रीड कर रहा हूँ गलत रीड कर रहा हूँ। 1 + अल्फा इनटू डेल्टा, तो अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 × 10⁻⁵ इनटू डेल्टा टी 15 से 35 मींस 20। हाँ, इससे सॉल्व करेंगे तो जो एक्चुअल रीडिंग आएगी वो आपकी 75.03 सेंटीमीटर। इससे जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 75.03। में एक्चुअल रीडिंग ये है क्योंकि स्केल एक्सपैंड हो चुका है इसलिए वो 75 है ना।
क्या स्पैन हो चुका है, इसको एडिट कर रहा है 75 जी का। सर मैंने 70 आपको आंसर सिंपलीफाई करके नहीं भेजा था, तो वो गलत होगा। नहीं यार, थोड़ा सिंपलीफाई तो कर ही दो, है ना। 75.03 है भाई। टेम्परेचर बढ़ाया है ना बेटा हमने, 15 से 35 किया है, तो एक्सपैंड ही होगा ना। टेम्परेचर कम करते तो कुछ दूसरा होता है ना। ये जब टेम्परेचर अगर हम कम करते हैं ना, तो यहाँ पे अपने आप माइनस रहते हैं। जब हम डेल्टा टी लिखते हैं ना, तो डेल्टा टी का मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टी फाइनल आपका 35 था, टी इनिशियल 15 है ना। इसमें बोला हुआ है कि करेक्ट रीड करता है 15 पे, जिस पे कैलिब्रेटेड है वो। लेकिन हम रीडिंग ले रहे हैं किस पे, 35 पे, है ना। अगर हम उल्टा करते तो यहाँ माइनस आ जाता, तो इस केस में ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रीडिंग से You can go for this question. हर इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैलकुलेटेड है। अगर आप दूसरे टेम्परेचर पे उसको यूज करोगे तो उसकी रीडिंग फॉल्स है ना। तो उसी करेक्ट रीडिंग को आपको निकालना है। सर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बना यानी इनिशियल 0 होगा। नहीं, इनिशियल तो जीरो। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आप कहां से, इनिशियल 15 है ना, जिसको करेक्ट टाइम दे देंगे। यस सर 15। ध्रुव, योर आंसर इज करेक्ट। ध्रुव, योर आंसर इज करेक्ट। थोड़ा सा प्रिसाइज आंसर दो, है ना। खुशी, आपका पहले वाला आंसर सही था, है ना। निहाल रावत, योर आंसर इज करेक्ट। रमेश, ठीक है, आपका सेकंड में आंसर बता दूं मेरे कितना है, कितने सेकंड से टाइम लॉस है, गेन होगा। जो मैंने आंसर बताया था वही सही है सर। वो 15 वाले टर्म्स में आंसर सही नहीं है बेटा। वो तो पर सेकंड लॉस होगा इतना।
आपको तो एक वीक का लॉस निकालना है, इतना लॉस तो पर सेकंड में होता है ना, आपको तो पूरे वीक का निकालना है। टाइम लॉस्ट और गेन बाय द पेंडुलम क्लॉक एट द एंड ऑफ द वीक निकालना है, पूरे वीक का निकालना है। हाँ, यथार्थ सही आपका आंसर, यथार्थ आंसर इज करेक्ट, सही है ना। अगर आपका भी आंसर सही है, थोड़ा सा चेक करो कैलकुलेशन। चलो मैं बताता हूँ कुछ नहीं इसका आंसर, है ना। एक्चुअली इसका आंसर आ रहा है 90.72 सेकंड्स। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली आपका 90.72 सेकंड। इतना से टाइम में करेक्शन, तो इसमें फॉर्मूला यूज करना है कि हाफ अल्फा डेल्टा टी पर सेकंड। तो इसने अल्फा दिया ही हुआ है आपको, अल्फा की सर वैल्यू आपकी इसमें, बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ सर मैंने इसमें क्या एक स्क्रीन, वीक में कितने सेकंड होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर है 90.72 सेकंड्स। हाफ अल्फा डेल्टा टी 90.7 पर सेकंड होता है क्वेश्चन, तो अल्फा की वैल्यू उसने दी हुई है इस पूरे क्वेश्चन में। अल्फा इज गिवन, स्टील का जो अल्फा है बहुत कम है ना। स्टील का जो अल्फा है वो दिया हुआ है आपको 12 × 10⁻⁶, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, करेक्ट टाइम में 15 पे देती है, अभी जो टेम्परेचर है वो 40, तो 25 पे डेल्टा टी होगा, डेल्टा 40 - 15। लेकिन ये जो चीज है ना, ये तो पर सेकंड, ये तो पर सेकंड इतना टाइम में करेक्शन आ रहा है। आपको तो एक वीक का निकालना है, तो आप एक वीक के सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो पर सेकंड है, एक वीक के सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 × 24 × 60 × 6, हाँ 7 × 24 × 60 × 6। इससे जब सॉल्व करोगे तो ये टाइम करेक्शन आपको एक वीक में करना, 90.7। वेदांत में ये फॉर्मूला पर सेकंड की करेक्शन, अगर आपको 1 वीक की करेक्शन निकालनी है तो 1 वीक के सेकंड से मल्टीप्लाई, अगर आपको 1 मंथ की निकालनी है तो 1 मंथ से मल्टीप्लाई, 1 डे की निकालनी है तो 1 डे से मल्टीप्लाई, तो इसका 90.72 सेकंड। ये आंसर सही है जो मेरे पास है ना, सही बात है। आरुषि और आंसर इज करेक्ट, दीपक योर आंसर इज करेक्ट, सुहाना सर सही था इसका आपका। मतलब इतना सेकंड ज्यादा दिखाएगी सर टाइम। बोर्ड दिखाना, बोर्ड। हाँ हाँ हाँ, इतना ज्यादा दिखाई देगा। उसको करेक्ट करके फिर से कर देंगे ना। से तो नेगेटिव है तो कम दिखाना चाहिए। हाँ नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव ही है। मैं देखता हूँ, देखो क्या होगा, इसको इस तरह से डिसाइड करना होगा। मैं बताता हूँ क्या होगा कि इसमें मैंने बोला इतना से कि फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि भाई ये गेन करेगा या लॉस करेगा। तो उसके लिए सिंपल सा देखो, आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगी, और जब टाइम पीरियड बढ़ता है ना तो लॉस ऑफ टाइम, हाँ भाई जब टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम क्लॉक का बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ टाइम का होता है। लॉस ऑफ टाइम का मतलब होता है वॉच आपकी स्लो डाउन, इतने सेकंड से स्लो डाउन हो गए तो इतने सेकंड आप बढ़ा दोगे। इसी में अगर आप टेम्परेचर कम करोगे लेंथ कम होगा, और लेंथ कम होगा तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होता है तो गेन इन टाइम, है ना, फास्ट हो जाती है आपकी। तो अगर इतने सेकंड से फास्ट हो जाती तो उसको उससे कम कर दो। ये ध्यान, तो इसमें ये वाला केस लॉस इन टाइम होगा, मतलब स्लो डाउन हो जाती है ना, इतने से स्लो हो गई, इतने पीछे हो गई है ना। ऐसा हम करते थे पहले, जो घंटा घर होता था ना, आपके यहाँ गाजियाबाद में वगैरह हर जगह पे घंटा घर होते हैं। यस घंटा घर में ये पेंडुलम क्लॉक ही होती है यस सर, यस सर। ना। घंटा घर का मतलब क्या है, पेंडुलम क्लॉक लगी होगी, सबके पास वॉच नहीं होती थी, जिसके पास वॉच
पहले जमाने में लोग घंटा घर से टाइम देखने जाते थे कि चलो घंटा घर में टाइम देख के आए, उसमें वो पेंडुलम ऐसे उसमें करेक्शन करते रहना, उसमें क्या करते थे कि आपका करेक्शन है ना, कि सर उसमें ये स्लो या सिर्फ फास्ट, पेंडुलम वॉच के लिए है ना? सिर्फ पेंडुलम के लिए, डिजिटल के लिए नहीं है ये। सिर्फ ये जो टाइम लॉस और गेन है वो जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसके लिए, आपके डिजिटल वॉच के लिए थोड़ी है। इसमें तो कॉर्ड्स वगैरह उसको टेम्परेचर मतलब से वो क्या, घड़ी काम थोड़ी ना करती है। आप नहीं करती है, जरूरत नहीं है, सबके पास मोबाइल है यार, घड़ी की जरूरत नहीं यस सर। है। लेकिन पहले करती थी। पहले वो घंटा घर का मतलब ही ये था कि एक टावर बना होगा, उसमें एक पेंडुलम वाली क्लॉक लगी, वहां पे इस तरह से कनेक्शन, वो एक एक महीने के बाद जाके देखते थे भाई कितना स्लो या फास्ट हो गया, उसको इम्प्लॉय ना, वेदर चेंज। एक क्वेश्चन और है ना, we still we have time, तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, उससे सारा टॉपिक आपको आ जाएगा जो हम पढ़ते हैं। I can go for this question. हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। I will go for this question. आप पैसेज के साथ इस क्वेश्चन को कर लेना, है ना, क्लास में आने की जल्दबाजी नहीं करना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन करेंगे इनसे। हाँ सही है, अच्छी सही है। ओह, बहुत लोगों के आंसर आ गए। हाँ, कागरा जैन, आदित्य जोशी और आंसर इज करेक्ट, है ना? सही है आरुषि।
सब तीनों पार्ट का एक साथ भेजो बेटा, नहीं तो ना ऐसे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, रैंडमली होगा ना। ट्राई कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर, अपना आंसर मैच कर लेना, चेक नहीं कर पाऊंगा। टेम्परेचर या थर्मल स्ट्रेस एक ही चीज होती है। और हर दिन मैं आपको एक क्वेश्चन दिया करूंगा, है ना, उसको आप सॉल्व करके आंसर भेजना, है ना, और शाम को मैं उसका आंसर बताऊंगा। हर दिन का एक क्वेश्चन से बस आपकी प्रैक्टिस भी होती रहती है, बस बढ़िया लेवल पे अच्छा क्वेश्चन। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लेना, है ना। मैं इतने लोगों के वैसे सही किया आपने, आदित्य और आंसर इज करेक्ट ऑफ ऑल पार्ट, है ना। अभी देखता हूँ मैं इसे, अब एक थोड़ा देख चेक करना, इसमें एक मिस्टेक होती है, वो आपको ध्यान देना, मैं सब पे चेक नहीं करता हूँ। देखो एक रॉड था 20 डिग्री सेल्सियस पे, यंग्स मॉडुलस इतना था, अल्फा इतना, हाँ, और 2 मीटर इसकी लेंथ थी, इसकी टेम्परेचर को मैंने 20 से 50 कर दिया। पहला तो ये बोल रहा है फ्री एक्सपेंशन कितना होगा, फ्री एक्सपेंशन तो एकदम आसान है, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा, हाँ, तो एल की वैल्यू 2 मीटर है, अल्फा आपको दिया हुआ है 15 into 10 पावर माइनस, हाँ, और टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया 50 माइनस 20, तो इससे ये आपका आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर, ये आंसर है फर्स्ट पॉइंट, है ना। इसलिए तो बोलता हूँ कि भाई लेंथ 2 मीटर है और चेंज इन लेंथ 0.9 मिलीमीटर, तो इसके रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा होता है, 0.9 मिलीमीटर इसमें फ्री एक्सपेंशन। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि अगर ये फुल्ली प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड होगा, इफ इट इज फुल्ली प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, है ना। तो आपको थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू होता है, थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए पहले हम थर्मल स्ट्रेन निकालेंगे, और ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल होता है लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड, डेल्टा एल क्या होता है, लेंथ दैट इज प्रिवेंटेड टू एक्सपैंड। तो आपने 0.9 मिलीमीटर एक्सपैंड नहीं होने दिया पूरा का पूरा, ये 0.9 आ जाएगा, है ना, 10 पावर माइनस 3 ले लो बाई, है ना। ओरिजिनल लेंथ आपकी 2 मीटर, भाई 0.9 मिलीमीटर थोड़ा भी नहीं होने दिया, तो ये तो चेंज इन लेंथ हो गई, ओरिजिनल लेंथ जितना था, तो ये तो स्ट्रेन आ गया, लेकिन आपको जब स्ट्रेस निकालना है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा ना, यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई 0.9 into 10 power minus 3 by 2 into यंग्स मॉडुलस इसका दिया हुआ है 2 into 10 power 7, है ना। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे आपका आ गया 9 into 10 power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। जो प्रेशर की यूनिट होती है वही स्ट्रेस की होती है। सेकंड पार्ट का आंसर ये है, पहले केस में चेंज इन लेंथ फ्री एक्सपेंशन में इतना होगा, तो फर्स्ट पार्ट में 0.9 into 10 to the power minus 3 आएगा। हाँ मैंने मिलीमीटर में लिखा है, ओके वो सही है, मिलीमीटर में लिख दिया है, वो 10 पावर माइनस 3 हो। तो सेकंड पार्ट में इतना थर्मल स्ट्रेस डेवलप बहुत लार्ज होता रहेगा, भाई भले ही लेंथ में चेंज इतना आपने प्रिवेंट किया है ना, मेन चीज है थर्ड पार्ट, हाँ, थर्ड पार्ट में आपने फुल्ली प्रिवेंट नहीं की, कहाँ गया यार? माइक बंद करो, थोड़ी देर की क्लास है, माइक बंद करो, है ना। सेकंड केस में
आप लिखोगे डेल्टा एल बाई एल, लेकिन आप डेल्टा एल 0.9 mm नहीं लिख सकते ना, तो इसने बोला है नाउ इट इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाई, है ना, परमिटेड टू एक्सपेंड बाई 0.4 mm, मतलब 0.9 mm हो सकता था, 0.4 mm परमिट कर दिया, तो प्रिवेंट कितना किया 0.5। यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ आता है वो प्रिवेंटेड टू एक्सपेंड, कितना हम नहीं होने दे रहे, तो नहीं होने हम 0.95 mm दे रहे, 0.5 into 10 to the power -3 by L log S H। आपको स्ट्रेस निकालना है तो यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस को वही 2 into 10 power 11 into आपका हो गया 0.5 into 10 power -3 by 2, हाँ, तो डिवाइडेड 2 कैंसिल, थर्ड पार्ट का आंसर आपका ये 5 into। तो कई बार बाय मिस्टेक अगर स्टूडेंट को कंसेप्चुअल क्लियर नहीं होगा ना, तो 5 की जगह पे यहाँ पे 4 आंसर दे, तो जो आपने अलाउ कर दिया उससे स्ट्रेस पर डेवलप होता है। स्ट्रेस किससे डेवलप होता है, जो हम प्रिवेंट करते हैं, रुकेंगे तब स्ट्रेस होगा, रुकने किसी स्ट्रेस है, राइट, ये क्वेश्चन हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा इसको आप रिवाइज करो, है ना, कल अभी इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी कंटिन्यू होंगे और अगला टॉपिक भी पढ़ेंगे, राइट। बाय बाय सर। अभी आप एक क्वेश्चन भेजोगे? बिल्कुल भेजेंगे, होमवर्क क्वेश्चन, रोज एक क्वेश्चन आएगा, मंडे को छोड़ के, मंडे के दिन मेरी छुट्टी होती है, इसलिए मंडे को मैं कोई चीज का आंसर भी नहीं करता, मंडे ऑफ होता है हम लोग, मंडे को छोड़ के रोज एक क्वेश्चन आपको आएगा सवेरे सवेरे 9 बजे, और रात में वो मैं आंसर बताऊंगा, उसका सोल्यूशन आंसर आप दिन में सॉल्व कर लो जब भी आपको टाइम मिलता है, हर दिन। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय।